जी हां, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास कवरेज जिसमें सवाल यही कि बंगाल आखिर जीत कौन रहा है और ग्राउंड रिपोर्टर जो ग्राउंड जीरो पर हमारे मौजूद हैं वो दरअसल में क्या कुछ अब तक महसूस कर पाए हैं। अलग अलग लोगों के जहन में अलग अलग सवाल हैं पश्चिम बंगाल की सियासत को लेकर। उन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज तलाशने की कोशिश हम कर रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ, एक खास एक्सपर्ट पैनल के साथ। 5 सवालों के जवाब अब तक हम तलाश चुके हैं, कुछ और सवाल हैं उनके जवाब भी तलाशेंगे। 2 खास मेहमान हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब, और हमारे साथ हैं विकास चंद्रा जो लगातार पश्चिम बंगाल को कवर कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो की क्या कुछ हकीकत है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। राकेश पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जो पश्चिम बंगाल को कवर कर चुके हैं। मैं अगले सवाल पर आऊं उससे पहले पिनाज, हम अजदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे थे, अब्बास सिद्दीकी की बात कर रहे थे। आपने इस पहलू को थोड़ा करीब से देखा है, क्या कुछ तस्वीर आपको नजर आती है बहुत संक्षेप में? जी, मैं ये कहूँगी कि ये दोनों जो हैं वो ममता को नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं, और ओवैसी तो ज़्यादा नहीं क्योंकि यहाँ का बंगाली मुसलमान है, वो बांग्ला भाषा बोलता है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, कस्टम्स जो हैं जो हिंदुओं से मिलते जुलते, बंगाली हिंदुओं से मिलते जुलते भी फॉलो करता है। तो वो ओवैसी तो नहीं, लेकिन हाँ क्योंकि ओवैसी हिंदी और उर्दू में भाषण देते हैं, यहाँ बंगाली मुसलमान है तो उतना इन्फ्लुएंस ओवैसी का नहीं है। लेकिन हाँ, अब्बास सिद्दीकी जो है वो ममता के लिए ज़रूर एक सरदर्द बन सकते हैं। उससे बड़ा सरदर्द ये हो रहा है कि लेफ्ट के पास जब अब्बास सिद्दीकी जाते हैं, लेफ्ट और कांग्रेस के पास, तो सेकुलर इमेज जो है लेफ्ट और कांग्रेस की वो हो जाती है कि देखिए इन्होंने भी मुस्लिम अपीजमेंट को अपना लिया है ममता की तरह से। तो हिंदू वोटर जो है वो फिर और ज्यादा पोलराइज्ड हो जाता है कि कांग्रेस और लेफ्ट भी मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं, ममता भी मुस्लिम अपीजमेंट कर रही है, तो सिर्फ एक ही पार्टी है जो हिंदुओं का उत्थान करेगी, वो है बीजेपी। तो इस तरह से पोलराइजेशन होकर ममता को और ज्यादा नुकसान होता है। चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं, और अगला सवाल यह है कि क्या कांग्रेस लेफ्ट के चलते टीएमसी को नुकसान होने जा रहा है? एनके सिंह सर, सबसे पहले आपसे इस सवाल का जवाब, फिर मैं मनोज सर के पास आता हूं। कांग्रेस और लेफ्ट अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है तो क्या इससे टीएमसी की मुश्किलें कुछ बढ़ रही हैं? जाहिर है, देखिए अगर ये तीनों एक साथ हो जाते तो चीजें बिल्कुल बदल चुकी होती, क्योंकि इसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है। जब कई कोएलिशन एक साथ लड़ते हैं तो भरोसा जनता का, वोटर का ज्यादा बढ़ता है उस कॉम्बिनेशन पे। लिहाजा अगर ये साथ लड़ते तो एक बड़ा फ्रंट बनता, और जो वोट बन रहे हैं जानते हैं विनेबिलिटी पॉइंट क्रॉस करने के लिए अगर मान लीजिए 8%, 9% भी वोट ये ले जाते हैं, 6% भी ले जाते हैं, तो ये अगर इधर शिफ्ट होते तो आप समझ सकते हैं कि विनेबिलिटी पॉइंट क्रॉस करने में कितनी आसानी, और सीटों में तब कन्वर्जन कितना तेज होता। सर क्या वाकई ऐसा हर बार हो पाता है? माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन एक उदाहरण है इसका, फॉर्मूला हिट नहीं हो पाया था वहां पर। हाँ नहीं, देखिए हमेशा नहीं होता है, ये वही तो कह रहे हैं ना कि हमेशा नहीं होगा, क्योंकि और भी फैक्टर काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप इसको लीजिए कि फुरफुरा शरीफ का प्रभाव कितना पड़ेगा, उबैदुल्ला का कितना पड़ेगा। अगर आप इसको गौर से देखें तो ममता बनर्जी ने इसी टैक्टिक्स को चेंज करके अब की मुसलमान कैंडिडेट कम उतारे हैं, खास करके मुस्लिम बहुल एरिया में मुसलमान कैंडिडेट नहीं उतारे हैं ताकि इधर से ये वोट मिल जाए। तो मुझे लगता है कि एक वेरिएबल अगर आप लेते हैं और उसी को ज्यादा वजन देते हैं तो आपका जो रिजल्ट होगा वो बदल जाएगा। इसमें देखना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस और उसके वोट्स कितने हैं, और अगर ये शिफ्ट हो रहे हैं, ममता से हट रहे हैं, तो क्या नुकसान कितना होगा, क्योंकि पोलराइजेशन इन्हीं दोनों के बीच में है और तीसरा कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और वो सीट्स के टर्म्स में बेटर कर पाएंगे, लेकिन हाँ ममता को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। मनोज सर आपकी राय? जी हाँ, देखिए मेरा ये मानना है कि बीजेपी ने जो ताकत पिछले 5 साल में जो बढ़ी है, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि जो लेफ्ट का जो कैडर था, उसका जो वोट बैंक था, वो सारा का वो काफ़ी ज़्यादा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। उसका एक बड़ा कारण ये था कि ममता से वो लोग परेशान थे, ममता से उनको कोई खास हमदर्दी नहीं थी। तो और आज की डेट में जो लेफ्ट का जो वोटर रह गया है, वो वोटर भी ममता को वोट देगा। जिस तरह से वहाँ के लेफ्ट का जो कैडर है उसके मन में ममता के लिए हेटर्ड है, क्योंकि बंगाल में जो एक जो पॉलिटिक्स है जो बाकी जगह से अलग है, वो ये है कि बंगाल में जो पॉलिटिकल पार्टी का कैडर होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी के कैडर को फाइनेंशियल बेनिफिट होता है उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ। जब फॉर एग्जांपल जिस समय लेफ्ट पावर में थी तो लेफ्ट का जितना भी कैडर था उसका कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल गेन लेफ्ट के पावर में होने के कारण था। लेकिन ममता बनर्जी के कारण वो हट गया, ममता ने लेफ्ट को काफ़ी दबाया
और वो जो वोटर है वो वोटर सारा का सारा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। जी। अगर आज कोई अलायंस होता या टीएमसी सॉरी ये लेफ्ट का और कांग्रेस का अलायंस नहीं होता तो और अगर ये तीन पार्टियों का अलायंस होता वो वोटर टीएमसी के पास जाता, ममता बनर्जी को वोट देता, मुझे उसमें एक डाउट है। आपको संशय लगता है? हाँ, दूसरी चीज ये है कि ये एक हाईली पोलराइज्ड इलेक्शन है। जो उनका हार्डकोर डेडिकेटेड वोट बैंक है या जो कैडर है वही उनको वोट देगा, बाकी लोग या तो ममता की तरफ हैं या फिर मोदी की तरफ हैं। विकास चंद्रा, अगला सवाल मैं आपसे शुरू करूंगा और सवाल यह है कि बंगाल में ममता बनर्जी पिछले 10 साल से सत्ता में, किसी भी चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी यकीनन एक बड़ा फैक्टर होता है। बंगाल का इतिहास ऐसा नहीं है, यहाँ लेफ्ट ने एक लंबे वक्त तक राज किया है, कई दशकों तक राज किया है, लेकिन क्या इस बार किसी तरीके का एंटी इनकम्बेंसी आपको नजर आ रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में? विकास चंद्रा जी देखिए, जब पहली बार ममता बनर्जी सत्ता में आई थी तो उस विधानसभा चुनाव को भी मैंने कवर किया था और पिछले विधानसभा चुनाव को भी कवर किया था। तो उससे बिल्कुल इस बार का विधानसभा चुनाव का चरित्र बिल्कुल अलग है। एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं, यहाँ सिर्फ और केवल सिर्फ पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है। जिन इलाकों में मैं अभी हूँ, अगर उसकी बात करें नादिया की, मालदा की, मुर्शिदाबाद की, बहरामपुर की, इन इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ साफ तौर पर हिंदू मुसलमान में बंटवारा दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो इलाके हैं यहाँ पर, और खासतौर पर कहीं भी अगर पश्चिम बंगाल में जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है तो वहाँ सहज तौर पर हिंदू लामबंद दिखाई दे रहे हैं और मुस्लिम भी लामबंद दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी और विकास कोई मुद्दा नहीं है। सहज तौर पर लोग बात करते हैं कि ममता बनर्जी से निजात पाना है तो दूसरा खेमा कहता है कि ममता बनर्जी को ही लाना है। तो जबरदस्त लामबंदी यहां दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी यहां बहुत कम जगह पर दिखाई देती है, काम करते हुए सिर्फ हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग दिखाई देते हैं, लेकिन वो धरातल पर वही काम कर रहे हैं। तो इन इलाकों में एक जबरदस्त पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है, जो सिर्फ इस आधार पर सोच रहे हैं कि ममता बनर्जी के आने के बाद इन इलाकों में हालात कितने हिंदुओं के लिए खराब हुए हैं। तो इस एंटी इनकम्बेंसी के बजाय इन मामलों पर ज्यादा लोग विचार करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल राकेश, देखिए विकास चंद्रा बता रहे हैं कि हिंदू बनाम मुसलमान मुद्दा एक बड़ा है कुछ पॉकेट्स में। आपने भी पश्चिम बंगाल के कई पॉकेट्स को कवर किया है। क्या विकास या एंटी इनकम्बेंसी कहीं आपको मुद्दे के तौर पर नजर आता है? देखिए, जो बात विकास कह रहे थे अनुराग, मैं उसी बात को आगे लेकर चलता हूं। विकास ने बिल्कुल बात ठीक कही। मैं जब गया था पश्चिम बंगाल में तो मुर्शिदाबाद से मैंने शुरू किया, फिर उसके बाद मुर्शिदाबाद, मालदा, जो कि जब आप नॉर्थ बंगाल का जो गेटवे कहा जाता है वहां पर गया था। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हिंदू जागरण मंच के लोग काम करते दिखाई देते हैं, लेकिन पोलराइजेशन एक बड़ा फैक्टर है। 2-3 बातें जो मुझे समझ में आई, जो पूरा नॉर्थ बंगाल मैंने विजिट किया, लोगों से बातचीत की। पहली बातचीत, लोग डरे हैं, सहमे हैं, वो बोलने से पहले डरते हैं। अगर उन्हें ममता बनर्जी के खिलाफ भी बोलना है तो उन्हें डर लगता है शाम को हमारा घर टूट ना जाए। पहली बातचीत, जो मुस्लिम है उन मुस्लिम वोट्स का पोलराइजेशन तो हो रहा है, मुस्लिम वोट्स बढ़ रहे हैं। जब ममता बनर्जी लेफ्ट को हराकर सत्ता में आई थी तो उस समय मुस्लिम वोट एक तरफा उन्हें मिले थे और ये एक बड़ा फैक्टर था। 70 से ज्यादा सीटों पर सीधे प्रभाव डालता है मुस्लिम वोट बैंक। हार जीत का फासला वो तय करता है, लेकिन पीर ज्यादा अब्बास सिद्दीकी जिनका जिक्र हो रहा है और यहां पर मुस्लिम वोट बढ़ते हैं, इस बात का एहसास ममता बनर्जी को है, तभी उन्होंने अपने मुस्लिम कैंडिडेट की संख्या कम कर दी। कई सारी मुस्लिम बस्तियों में डेवलपमेंट का मुद्दा क्या कहीं आपको नजर आया? थोड़ा ये मैं आपसे समझना चाह रहा था। क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसको लेकर नाराजगी लोगों में नजर आई? क्या ऐसी कोई स्थिति आपको दिखी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नाराजगी समझ में आई। कूच बिहार में मैं गया, लोगों ने कहा कि कोई काम नहीं हुआ है। इतना बढ़िया वो इलाका है, कूच बिहार का अपना राजनीतिक इतिहास है, राजवंशी वहां पर बड़ा मुद्दा रहे। कई सारी मुस्लिम बस्तियों में गया, लोगों ने ये आरोप लगाया कि सिर्फ उन्हीं लोगों का काम हुआ, मुस्लिमों में भी जो टीएमसी के साथ खड़े थे, जो दूसरी पार्टियों के साथ खड़े थे, उनका कोई भी काम नहीं हुआ। आमतौर पर लोग इस बात को लेकर कहते नजर आए कि काम होता है लेकिन उसके बदले पैसा देना पड़ता है, कटमनी देनी पड़ती है। तो आखिरकार ये विकास कैसा? अगर आपको घर बनाना है, एक आम आदमी की जरूरत है कि उसे घर चाहिए, लेकिन घर बनाने के लिए अगर आपको 60,000 रुपए मिलते हैं तो उसमें से 10,000 रुपए जो ग्राम पंचायत में टीएमसी के लोग बैठे हुए हैं उनको देना पड़ता है। तो ये बात तो सही है कि जिस तरीके से वोटर्स वहां पर पोलराइज्ड हैं या फिर वोट बैंक जिस तरीके से बटा हुआ नजर आ रहा है, विकास भी बटा हुआ है और जो लोग टीएमसी के साथ खड़े होते हैं उनका तो काम हो जाता है, चाहे सरकारी दफ्तरों में जाएं, चाहे उनके इलाके में रोड बननी है या फिर दूसरा काम होना है। लेकिन अगर वो लोग जो लोग टीएमसी के साथ नहीं खड़े हैं उनके साथ विकास की कोई तस्वीर मुझे तो कम से कम नजर नहीं आई, जितना मैंने समझा और जितना मैंने लोगों से बातचीत की। सर, आप आर्थिक पहलुओं को थोड़ा बेहतर तरीके से समझाते हैं। जब हम पश्चिम बंगाल को देखते हैं तो
वो विकास के कई मायनों में बहुत पीछे नजर आता है। क्या ये एक वजह है जिससे आप इत्तेफाक रखते हैं, जिसके चलते डेवलपमेंट को लेकर हो सकता है लोगों के जहन में सवाल हो? हालांकि ममता बनर्जी कहती हैं कि हमने तो बदल दिया पश्चिम बंगाल को। देखिए, मेरा ये मानना है कि डेवलपमेंट तो एक इशू होता ही है, खासतौर से जब 2 टर्म किसी की सरकार चले तो लोगों में एक एंटी इनकम्बेंसी जरूर आती है, क्योंकि लोगों को जो एक्सपेक्टेशन होते हैं 2 टर्म में, वो 2 टेन्योर में वो एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं हो पाते हैं। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, हर किसी को चाहिए कि उसकी आर्थिक उन्नति हो, उसको नौकरी मिले, इंडस्ट्रीज आएँ, और बंगाल में भी लोगों की ये इच्छाएं तो होंगी। और ख़ास तौर से पोलराइजेशन, मतलब अगर हम धार्मिक उसकी बात करें तो वो तो एक इशू है ही है। मेरे ख्याल से डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ा इसमें एक इशू है, एक मुद्दा है। चलिए, अगला सवाल तृणमूल कांग्रेस से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बार बार ये कह रही हैं कि मीर जाफर को सबक सिखाओ। मीर जाफर उन लोगों को कह रही हैं जो कल तक उनके साथ थे लेकिन आज बीजेपी के कमांडर हैं। सवाल यह है कि क्या मीर जाफर फैक्टर ममता को इस चुनाव में ले डूबेगा? बहुत संक्षेप में पिनाज, अगर आप इस मुद्दे को बता सके, क्या कुछ आप समझ पा रही, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। पिनाज, तो सवाल मीर जाफर फैक्टर से जुड़ा हुआ है, सवाल ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ है, सवाल तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। विकास, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बहुत संक्षेप में। जी बिल्कुल है, इस तरीके के क्या है, क्योंकि मीर जाफर को सबक सिखाओ, लेकिन एक यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि आखिर मीर जाफर का पहली बार एग्जाम्पल ममता बनर्जी ने क्यों दिया। क्योंकि देखिए, ये कि यहाँ बंटवारा दिखाई देता है बांग्ला भाषी मुसलमान और उर्दू भाषी मुसलमान, और उर्दू भाषी मुसलमानों को मीर जाफर से जोड़कर देखा जाता है और माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से इस बार उर्दू भाषी मुसलमान जो है ममता बनर्जी के खेमे में नहीं जा रहा है। तो इस बार शायद ममता बनर्जी ने इसीलिए मीर जाफर का उदाहरण दिया है। लेकिन जो लोग उनकी पार्टी छोड़ करके या तो बीजेपी का दामन थाम लिए या कहीं और चले गए, उसको लेकर के जो ममता बनर्जी बयान दे रहे हैं, मैं यहाँ लोगों से जब बात करता हूँ तो लोग इसमें बात तो करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग राजनीति में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लेते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित नजर नहीं आ रहे हैं। जिन इलाकों का दौरा मैंने किया उसमें बहुत ज्यादा प्रभावित नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे शुभेंदु अधिकारी, जिसका नाम बहुत बड़ा है, लेकिन लोग ये नहीं कह रहे हैं। जैसे शुभेंदु अधिकारी की बात आती है तो तपाक से 10 में से 4 लोग ये कह देते हैं कि ममता बनर्जी भी तो कांग्रेस की मीर जाफर हैं। तो इस तरीके से लोग तुरंत पलट कर कह देते हैं, यानी इसका बहुत असर दिखाई नहीं देता। लेकिन बहुत ज्यादा आपको असर नहीं दिखता है। लेकिन पिनाज, अगर आप सुन पा रहे हैं, ये मीर जाफर फैक्टर क्या वाकई कुछ असर छोड़ रहा है पश्चिम बंगाल में? संक्षेप में। जी, मैं विकास की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगी कि ये फैक्टर जो है कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं है। हर नेता का अपना एक अलग जो पूरा का पूरा बेस है, जो अपनी पूरी की पूरी फैन फॉलोइंग है, वो आप उससे नहीं छीन सकते हैं। हाँ, ममता ने एक स्मार्ट मूव ये किया है कि जब उन्होंने खुद को नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के सामने उतार दिया तो उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को लिमिट कर दिया, क्योंकि शुभेंदु भी चाहते हैं अगर ममता के सामने लड़ाई है तो वो अपने इलाके में उन्हें उतनी तवज्जो देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं लिमिट करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप इस तरह से कहें कि उनको आप गद्दार बताएं, उनको आप ये कहें, तो ये बिल्कुल भी नहीं है लोगों के जहन में, क्योंकि वो एक ग्राउंड से जुड़ी हुई है। समय थोड़ा कम है, लेकिन सवाल कुछ और है। सवाल ये कि ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद क्या सिर्फ मुसलमानों का ध्यान दिया गया, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हुई? बहुत संक्षेप में विद्या, आप अपने अनुभव को अगर साझा कर सकें मुस्लिम तुष्टीकरण के सवाल पर। बिल्कुल अनुराग, ये खुलकर लोग बोलते हैं, अब तो खुलकर बोलने लगे हैं। मैं पिछली बार आया था तो इतना खुलकर नहीं बोल रहे थे, लेकिन इस बार जब मैं घूम रहा हूं पश्चिम बंगाल में, और मुझे लग रहा है कि जितने हम सभी लोग हैं इनमें सबसे ज्यादा ग्राउंड में घूम घूम कर लोगों से मैंने बात की है और लोगों तक पहुंचा हूं, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तो खुलकर लोग अब कह रहे हैं। और ये बात तो प्रमुखता से लोग कह रहे हैं कि भाई, एक को आपने दामाद बनाकर रखा हुआ था और दूसरी तरफ दुर्गा पूजा जब होने जा रही थी तो उस पर भी आप रोक लगा दे रही थी। तो ये तमाम बातें लोगों के जहन में है और इसको लोगों ने अपने दिल में, मन में, दिमाग में घर किया हुआ है और इसका असर भी दिखाई देगा। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में अब 2 धड़े में लोग हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोग अपनी चाहत बयां करते हैं, और दूसरी तरफ टीएमसी का जो खेमा है और टीएमसी के जो लोग हैं वो अड़े हुए हैं। एक और खेमा है जिसका जिक्र आप कुछ देर पहले कर रहे थे, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूं। देखिए, लेफ्ट और जो गठबंधन है, दरअसल कुछ लोग ऐसे हैं टीएमसी से जो अब पहले तो लेफ्ट से आए थे टीएमसी में, लेकिन उन्हें लग रहा है कि नहीं, लेफ्ट ही अच्छा था, तो वो लोग लेफ्ट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ना तो लेफ्ट भाया ना टीएमसी भाई, अब वो बीजेपी की तरफ हैं, तो मूव हो रहा है। और लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण एक बड़ा मुद्दा विद्यानाथ झा आपको नजर आता है पश्चिम बंगाल में। राकेश, यही वो सवाल था जिस पर चर्चा हम कुछ वक्त पहले कर रहे थे। क्या आपको भी लगता है एक बड़ा मुद्दा?
नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा तो है मुस्लिम तुष्टीकरण। आप मुर्शिदाबाद का जिक्र करते हैं, मुर्शिदाबाद में बरहामपुर, मैं बरहामपुर में घूमा, वहां पर हिंदू जागरण मंच के लोग दिखाई दे रहे थे। खुलकर लोग कह रहे थे कि अब तो आर पार की लड़ाई है, क्योंकि जहां पर मुस्लिम आबादी है सिर्फ वहां पर काम हो रहा है, सिर्फ उन पर सरकार ध्यान दे रही है। अल्पसंख्यक मामलों से जुड़ा मंत्रालय ममता बनर्जी ने अपने साथ रखा था, अलग अलग सैलरी और भत्तों का ऐलान कर दिया था, हालांकि बाद में कोर्ट से उस पर रोक लग गई थी। तो ये तो आप कहीं भी घूम लीजिए, लेकिन ममता बनर्जी के लिए मैं खत्म करता हूं अपनी बात, लेकिन ममता बनर्जी के लिए मुश्किल ये है कि इस बार मुस्लिम वोट बैंक भी बट रहा है। एक जो लेफ्ट वाम और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का जो गठबंधन है, वहां पर भी मुस्लिम वोट डिवाइड हो रहा है। तो कितना उनके साथ स्टिक करेगा, ये कैलकुलेशन उन्हें निश्चित तौर पर परेशान कर रहा है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। इसीलिए उन्होंने अपने मुस्लिम कैंडिडेट्स की संख्या घटा दी थी। जी, आखिरी सवाल जो है वो दरअसल में पश्चिम बंगाल के भविष्य को लेकर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक स्पेशल करेक्टर लंबे वक्त से दिख रहा है और वो है चुनावी हिंसा। हर दिन बमबाजी की खबर। सवाल ये कि क्या इस चुनाव के बाद हिंसा की राजनीति पश्चिम बंगाल में खत्म होने जा रही है? ये इस वक्त का एक बड़ा सवाल है। बहुत संक्षेप में विकास चंद्रा, अगर आप बता सकें, ये लोगों के जहन में मुद्दा है क्या कि इस चुनावी हिंसा से हमें कब राहत मिलेगी? ये देखिए, जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा लोगों के जहन में है और लगातार यहाँ हिंसा हो रही है। हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। अभी जिस इलाके में मैं अभी खड़ा हूँ, उस इलाके में शाम को ही एक हत्या हुई है, जहां मैं जाने के लिए प्रयासरत था। एक बताया गया कि एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। तो लगातार हत्याएं हो रही हैं और ये हत्या इसलिए हो रही है कि लोग, जब मैं इसकी को टटोलने की कोशिश की तो उसके पीछे वजह यह है कि लोगों ने बताया कि जैसे जैसे चुनाव पास आएगा और भी हिंसा होगी और भी हत्या होगी, क्योंकि लोगों को डराना है। उन लोगों को डराना है कि जो लोग परिवर्तन की बात करते हैं, वो घर से न निकले, बूथ तक जा ना पाए, क्योंकि रणनीति ये दिखाई देती है कि बूथ पर ही बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान होंगे, गांव के अंदर नहीं होंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल में, बहुत संक्षेप में सर। जी हाँ, लॉ एंड ऑर्डर अभी से नहीं बल्कि काफ़ी टाइम से एक बड़ा मुद्दा है, और यहाँ चुनाव में हिंसा होना एक तरीके से एक वहाँ के लोगों के लिए एक ये छोटी मोटी बात है, मतलब कि एक आम बात है जिसको, और या हम बोलें कि इट इज़ एक्सेप्टेबल फैक्ट देयर, है ना। तो ये है, लेकिन आने वाले टाइम पर ये क्या होगा ये तो देखेंगे, ये तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी पावर में आती है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर कोई नेशनल पार्टी जैसे कि बीजेपी आती है तो चुनावी हिंसा मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली कम होगी। एनके सिंह सर, 3 महीने में 1300 से ज्यादा बम मिले पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के जहन में ये तो होगा ना कि हम पश्चिम बंगाल को आगे लेकर जाएं। संक्षेप में सर। नहीं, ये वहां की फितरत है, वहां के समाज का ये फितरत है। जैसे बिहार और बंगाल ये लगभग एक ही तरह चलते हैं, बंगाल में वो ज्यादा शिद्दत से दिखाई देता है। इसको आप लोग ये ना समझिए कि कोई बहुत बड़ी चीज है और बड़ा भारी मुद्दा है। उसी तरह अगर विकास के इकोनॉमिक पैरामीटर्स मुद्दा होते तो बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार 15 साल से न जीत रहे होते। मेरे ख्याल से हम लोग पूरा का पूरा लॉपसाइडेड वो कर रहे हैं। सियासत में बहुत ज्यादा मायने नहीं है। वहां पे नहीं, देखिए, इनके सर माफ कीजिएगा सर, आपको देखिए, राजनीतिक हिंसा की संस्कृति पश्चिम बंगाल और केरल में ही है। बिहार में हिंसा जरूर हुई है, लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस की संख्या कम रही है। 1971 में भी कांग्रेस, जब वहां देखिए, आज से नहीं है, नक्सलवादी आंदोलन से कांग्रेस के विरुद्ध लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा था। वे उस मुद्दे पर सीपीएम जीत करके अब आई थी। 5 दशक से चल रहा है। सीपीएम ममता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जिस ढंग से हमले हुए, 13 लोग मारे गए थे 1990 में सर, राइटर्स बिल्डिंग के बाहर, तो वो एक बड़ा मुद्दा बना। इस समय ममता के खिलाफ, लेकिन अब हालात तो बदलने चाहिए ना सर। हिंसा को कोई भी अनुमति नहीं दे सकता है देश में, जहां संविधान लागू हो, जहां कानून की व्यवस्था हो। ममता बनर्जी इसी हिंसा के खिलाफ लड़के आई, लेकिन कार्यकर्ता हिंसा से परे विचारों की राजनीति पर आई और नहीं कर पाए। अब जो भी पार्टी जीतेगी उसके लिए एक बड़ी चुनौती होगी, एक बड़ी चुनौती लॉ एंड ऑर्डर होगी। तो किस तरीके की चुनौती है, किस तरीके के मुद्दे हैं, और जो मुद्दे आप लगातार देख रहे हैं टेलीविजन पर, उन मुद्दों की जमीनी हकीकत क्या है, यही हमने समझाने की कोशिश की है आज की अपनी इस बड़ी कवरेज में, इन 10 सवालों के जवाब तलाशते हुए।